जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर पुनः आपका स्वागत करते हैं आपके ही यूट्यूब चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। तो आज की क्लास दूसरी पार्ट की वीडियो है जैव प्रक्रम 10वीं क्लास वाले की बायोलॉजी के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि पहले पार्ट की वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने जैव प्रक्रम के बारे में परिचय दिया था और बहुत सारी कॉन्सेप्ट, बहुत सारी जानकारी हमने दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ेंगे और स्वपोषी पोषण अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं यह जानने का प्रयास करेंगे। और यह वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलने वाली है, ये चैलेंज है हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं उतने एनर्जी के साथ। तो पढ़ने वाले हम लोग पौधे में पोषण। तो आपको पता होना चाहिए कि पौधे जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। कौन से पौधे भाई? हरे पैर पौधे हमेशा जो होते हैं स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह अपना भोजन किसी पर निर्भर नहीं रहकर ये अपना भोजन खुद ही संश्लेषित करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। अब बताइए कि हमको क्या जरूरत है भैया, कौन क्या खाता है नहीं खाता है, कैसे खाना बनाता है, इससे हम लोगों को तो मतलब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि अगर पेड़ पौधा खाना नहीं बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण यानी जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, अगर वह नहीं करेंगे तो हम लोगों के साथ जितने भी जीव जगत में जितने प्राणी हैं किसी का भी जीवन संभव नहीं होगा। वह कैसे नहीं होगा ये सोचिए। पहले मैं इसका एग्जाम्पल दे दूं आपको। ये हरे पैर पौधे हैं, ये स्वपोषी पोषण करते हैं अपना हरे पैर पौधे। देखिए क्या है ना कि आपके जो बिट्टू सर है थोड़ा लो बजट के हैं, लॉकडाउन के कारण जो है हरी मार्कर नहीं उपलब्ध होने के कारण हमने ब्लू से ही दिखा दिया, लेकिन आज आप इसी ब्लू को हरा ही समझे, ठीक है। तो ये हरे पैर पौधे हैं, ये इसकी शाखा है, ये पत्तियां हैं। एक फल भी चलिए हम एक लगा ही देते हैं। एक फल हमने लगा दिया, ये देखिए अच्छा सा फल लगा दिया हमने। अब क्या है कि ये हरे पैर पौधे क्या करते हैं ना, खाना बनाते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, अपने बाल बच्चे के भरण पोषण करते हैं। लेकिन हमको क्या मतलब है, देखिए हमको क्या मतलब है। ये हरे पैर पौधे को जो खाते हैं उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। तो शाकाहारी में कौन कौन हो गया? बकरी, हरिन, घोड़ा, गाय, ये सब शाकाहारी है, ठीक है। अब बताइए अगर ये पोषण नहीं करेंगे अपना, यह अपना भोजन नहीं बनाएंगे, तो आप यह बताइए कि ये जीवित रहेंगे क्या? हमने पिछले चैप्टर में बताया है कि जीवित रहने के लिए भोजन की बहुत हद तक आवश्यकता है और भोजन लेने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। तो अब समझिए कि ये शाकाहारी जीव जंतु जो है ये कैसे भोजन करेंगे? जब ये अगर मर जाएंगे तो ये, अगर भोजन नहीं करेंगे तो ये मर जाएंगे, यानी पेड़ पौधे मर जाएंगे। और पेड़ पौधे मरेंगे तो शाकाहारी भी जो है भोजन नहीं करेंगे, और शाकाहारी भी भोजन नहीं करेंगे। अगर शाकाहारी मर जाएंगे तो फिर बताइए मांसाहारी का क्या होगा? ये मांसाहारी, अगर बकरी नहीं रहे, हरिन नहीं रहे, तो फिर शेर बाघ कैसे जिएगा भैया? उसके बाद सर्वाहारी में मोटा मोटी हम लोग भी आ जाते हैं कि हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा मोड़ा साग सब्जी भात दाल तरकारी भी खा लेते हैं और मुर्गो मछली खा लेते हैं। तो क्या है ना कि अल्टीमेटली हम यह देखते हैं कि अगर हरे पैर पौधे जीवित ना रहे तो फिर हम लोगों का जीवन, यानी कि इस धरती पे, इस पृथ्वी पे किसी का भी जीवन संभव नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को ये हरे पैर पौधे कैसे खाना बनाते हैं, किस प्रक्रिया से बनाते हैं, ये सब जाननी हम लोगों को जरूरी है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, यह कैसे काम करता है, इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, यह जानेंगे। और यह हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि पत्तियों की आंतरिक संरचना क्या है, उसमें रंध्र कैसे होते हैं, कैसे गैसों का एक्सचेंज होता है यानी विनिमय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो मोटा मोटी प्रक्रिया में अगर हमें इसकी डिफिनेशन पहले पढ़ लूं, डिफिनेशन इसका यह होता है कि हरे पैर पौधे द्वारा मिट्टी से जल, ध्यान दीजिएगा, ये मिट्टी से जल और खनिज लवण लेते हैं। खनिज लवण में आपको मैं बता दूं कैल्शियम लेते हैं, आयरन लेते हैं, और भी जितने भी खनिज लवण होते हैं वो सब लेने का प्रयास ये करते हैं और लेते भी हैं, ठीक है ना। हरे पैर पौधे द्वारा मिट्टी से क्या लेते हैं? जल लेते हैं। इसको मैं कीवर्ड को डिनोट कर रहा हूं, आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि हरे पैर पौधे द्वारा मिट्टी से जल, मिट्टी से इन्होंने जल प्राप्त कर लिया, ठीक है।
जल के साथ उन्होंने खनिज लवण भी प्राप्त किया, जल तथा खनिज लवण में इसलिए लिखा। और पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भैया कहां मिला इसको? पर्यावरण में। जहां पे ये खड़ा है, हम लोग भी यहां पे खड़े हैं, तो यहां भी बहुत सारा गैसेस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारा गैस है ना। और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल। याद रखिए, कभी अगर हम पर्णहरित शब्द का प्रयोग कर दें तो क्लोरोफिल समझना है, क्योंकि बच्चे क्लोरोफिल बचपन से पढ़ते आए हैं, इसलिए क्लोरोफिल अंग्रेजी वर्ड है और हिंदी वर्ड आपका क्या है? पर्णहरित। पर्ण मतलब पत्ता, हरित मतलब हरा रंग का, है ना, इसलिए मैं हरे पेड़ पौधे यहां पे पहले लिख दिया हूं, ठीक है ना। पर्णहरित के माध्यम से, यानी देखिए मोटा मोटी हम लोग ये पूरा चैप्टर को यही समझ रहे हैं। पर्णहरित के माध्यम से, यानी अगर पर्णहरित उस पत्तियां में नहीं रहेंगे, उसके शाखा में नहीं रहेंगे, ठीक है, तो वो सूर्य प्रकाश को, ये सूर्य प्रकाश भी चाहिए उसको, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाते हैं भैया? ग्लूकोज बनाते हैं। और कौन सा ग्लूकोज बनाते हैं? डाबर का ग्लूकोन डी बनाते हैं, ग्लूकोज डी बनाते हैं, रामदेव बाबा का पतंजलि का ग्लूकोज बनाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये ग्लूकोज क्या होता है ना, ये आपका कार्बोहाइड्रेट जो है इसका फॉर्म होता है। यानी जब खाना जब हम लोग अपने शरीर के अंदर लेते हैं तो सबसे पहले जो सिंपल फूड यानी सरल भोजन की बात करिए तो वो ग्लूकोज होता है। बाद में वो ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट में चेंज होता है, फिर जाके वो स्टार्च में बदल जाता है, ठीक है। ग्लूकोज का संश्लेषण ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी ग्लूकोज का मतलब मोटा मोटी समझ लेना है खाना, बना हुआ खाना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, देखिए इसको, इस हरे पेड़ पौधे देखिए कितना तेज होते हैं, इसको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, अजगर सांप के तरह ये बैठे हुए हैं। देखिए इसको पर्यावरण में ही बैठे हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो हमने क्या किया, उसका देखिए रिएक्शन कितना बढ़िया से बनाया है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 खड़े हैं और इसको पर्यावरण से मिल गया, ठीक है। और उसके बाद मिट्टी से इन्होंने प्राप्त कर लिया जल। अरे तो गाछ खड़ा होगा तो कहां होगा भैया? मिट्टी में ना होगा जी। तो मिट्टी से उसको जल और खनिज लवण मिल गया। और उसके पत्तियां में हरे रंग का एक रंजक पाया जाता है, उसकी भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। आज ये चैप्टर ना आप बहुत गर्दा तरीके से समझने वाले हैं। गर्दा मचा देबू यार, हाँ, धूल उड़ा देबू, गर्दा उड़ा देबू यार। हाँ, ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये पत्तियां में अवेलेबल होते हैं, जिस कारण से पत्तियां का रंग हरा दिखता है। ये कुछ नहीं है, हरा रंग का एक डाई है। इसका काम क्या है पता है? ये जो सूर्य प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश को खींचकर, ठीक है, उसके जो प्रकाश ऊर्जा होता है उसको ये रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा मतलब प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप है, यानी सूर्य के प्रकाश से, ये सूर्य के प्रकाश से ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित जो है उससे क्या निकालते हैं, ये ट्रैप करते हैं, मतलब कि ये संश्लेषित करते हैं, उसको अपने अंदर खींचते हैं। खींच करके क्या करते हैं, रासायनिक प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, ठीक है। तो यानी क्लोरोफिल का बहुत बड़ा काम है। और उसको किस चीज की उपस्थिति होनी चाहिए, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि रात में प्रकाश संश्लेषण जो है संभव नहीं है, यानी कि पेड़ पौधा अपना भोजन रात में तैयार नहीं करती है, तब जाके यह बनाती है क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है इसको बार बार मैं कह रहा हूं, डाबर ग्लूकोज नहीं समझना है, ठीक है। ये ग्लूकोज क्या है, एक सरल भोजन बना लिया और उसके साथ साथ एक चीज और बना, उसको ऑक्सीजन। तो आपने केमिकल रिएक्शन का जब वीडियो आप देखे होंगे या कहीं से भी पढ़े होंगे, पहला चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें बताया जाता है कि दो अभिकारक जब मिलते हैं, अभिक्रिया करते हैं तो एक प्रतिफल देते हैं, वो नए गुण वाला देते हैं, मतलब बिल्कुल नया गुण होता है। तो अब कहिएगा कि ये देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ग्लूकोज बना, जिसमें देखिए कार्बन का 6 अणु ने काम किया। 6 अणु इसलिए काम किया, जब हम इसको बैलेंस किए, रासायनिक समीकरण को संतुलित किए तो 6 अणु के साथ इन्होंने काम किया, ठीक है। जल के भी 6 अणु थे, ग्लूकोज के मात्र एक ही अणु बने और ऑक्सीजन के 6। तो बोलिएगा सर ऑक्सीजन कहां से बच गया? ये जो पानी टूटा ना, जल का जो विखंडन हुआ, यानी जल की अणु का जब विखंडन हुआ तो हाइड्रोजन इसके साथ मिल गया और ऑक्सीजन अकेला पड़ गया बेचारा, ठीक है। तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया, इसको तो रट्टा मार जाना है। 6CO2 + 6H2O किसके उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश यहाँ उत्प्रेरक का काम करती है और उसके पत्तियां में क्लोरोफिल होती है, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देते हैं। तो चलिए हम जो है एक साइंटिस्ट को याद कर ले जिसका नाम है बार्न्स। उन्होंने 1898 ईस्वी में,
यानी अगर अभी 2021 चल रही है तो मोटा मोटी 123 साल पहले 123 साल पहले बांस ने ही इसका नाम, इस प्रक्रिया का नाम प्रकाश संश्लेषण रखा। यानी ये जो अपना भोजन संश्लेषित करता है प्रकाश के द्वारा करता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो ये क्रिया विधि को चलिए हम इस पौधे पे अपनाएं। इस पौधे पे सूर्य से क्या किया, ये पत्तियां, हम एक पत्तियां इसको हम अभी फिलहाल लेके चल रहे हैं, ठीक है। इस पत्तियां को जब हम लेके चलें तो ये सूर्य का प्रकाश से, देखिए सूर्य के प्रकाश से यहाँ पत्तियां में यहाँ पे क्लोरोफिल हरे रंग का पाया जाता है, जिस कारण से जो है ये पत्तियां का रंग हरा दिखता है। और यह मीजोफिल कोशिका में, याद रखिएगा, मीजोफाइल कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। और क्लोरोप्लास्ट में ये छोटी 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 छोटी, एक क्लोरोप्लास्ट में 300 लगभग 300 से 400 ये आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियां का रंग हरा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सूर्य से प्रकाश लिया यहाँ पे, और ये देखिए ये मिट्टी से इन्होंने क्या किया, चलिए मैं दूसरा मार्कर से मैं इसे दिखा दूं। मिट्टी से, यहाँ पे तो जान रहे हैं कि मिट्टी के अंदर जल है और ये मिट्टी में नमी भी होती है, तो ये जल यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आया, ये हर पत्तियां में ये होता है, यहाँ पे पहुंचा, ठीक है। और इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड भैया कहाँ से मिल गया, ये भी मिल गया इसको पर्यावरण से। अब बताइए इसके पत्ती में पहले से क्या है, क्लोरोफिल है, इसके पत्ती में पहले से क्या है, क्लोरोफिल है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला मिल गया उसको पर्यावरण से, जल मिल गया इसको मिट्टी से। हाँ, कैसे मिला इसकी चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। अभी समझिए मोटा मोटी अभी जो आपका प्रकाश संश्लेषण को समझ जाना। और सूर्य देवता तो बैठे हुए हमारा सूरज दादा, वो तो सबको जो है अपना ऊर्जा देते हैं। तो ये यानी कि अगर रात में ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों के लिए सूर्य भी बहुत जरूरी है, सूर्य प्रकाश। इसीलिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सन को ही यानी सूर्य को ही माना जाता है। चलिए सोचते हैं कि ये भी बता ही देते हैं, लास्ट चीज है ये देखिए यहाँ पे ये जो जल जो यहाँ पर ऊपर जाने का काम किया, ये देखिए जल की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी, क्योंकि जड़ रूट से यानी जड़ से हमेशा तना हो। देखिए जरूरी नहीं कि सिर्फ पत्तिये में प्रकाश संश्लेषण होता है, ये यहाँ भी अगर हरे कलर का ये भी है तो यहाँ भी प्रकाश संश्लेषण होगा। ये भी अगर हरा कलर का यानी शाखा भी हरा कलर का हो तब पर भी वहां प्रकाश संश्लेषण संभव है। तो अब समझिए यहाँ पे इन्होंने ग्लूकोज और ऑक्सीजन तो बना दिया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना दिया। चलिए ग्लूकोज यहाँ अवेलेबल है, कुछ ग्लूकोज तो पत्तियां को चाहिए एनर्जी के रूप में, ये तो हमारा मतलब जब ये पेड़ पौधे को भी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो ये कुछ ग्लूकोज अपने लिए यूज कर लेंगे और कुछ ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट हमारा स्टार्च के फॉर्म में यानी संचित ग्लूकोज को ही हम लोग स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च के फॉर्म में ये पूरे बॉडी में, देखिए ये जो पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। तो देखिए ले जाने वाला गाड़ी और लाने वाला गाड़ी जो होता है इसमें अलग अलग होता है। एक जाइलम एक कोशिका होती है, ठीक है, जाइलम जो उत्तरदायी होता है किस चीज के लिए, जल को ऊपर पहुंचाने के लिए। जाइलम 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 में ये आइलम को काट दीजिए हो जाएगा, आयम को काट दीजिए हो जाएगा जल, यानी जाइलम में ही जल मिल गया आपको। तो जाइलम क्या करता है ना, पानी पहुंचाता है ऊपर तक, ठीक है। अब ये जो ये संचित स्टार्च है या ग्लूकोज है, इसको पत्तियां मतलब ये पौधे के हर भाग में पौधे के हर भाग में जो ये ग्लूकोज पहुंचाने का काम करते हैं। चलिए पत्तियां तो खाना बना लेगा, फूल को चाहिए ना भैया एनर्जी, फल को चाहिए ना, तो उसको पहुंचाने का काम एक फ्लोएम नाम की एक और उत्तक होती है, ये फ्लोएम पहुंचाती है। तो आपको पूछा जाएगा कि जाइलम की दिशा नीचे से ऊपर, फ्लोएम का सबदिशीय, ठीक है, सर्वदिशीय होती है। ये समझिए कि यही जाइलम जब फ्लोएम क्या करती है ना, ये स्टार्च को कहीं पे मान लीजिए फल है, फल खाने के बाद हम लोगों को तुरंत एनर्जी इसलिए मिल जाती क्योंकि फल तो पूरा का पूरा स्टार्च के फॉर्म में होता है, यानी ये सिंपल फूड ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। इसीलिए हम लोगों को रोज अच्छे अच्छे फल खानी चाहिए। तो देखिए भैया बात ऐसा है कि ये वाला जो रिएक्शन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, इसको तो रट्टा मार लीजिए एकदम से, ठीक है, नहीं तो फट्टा लगेगा हमारे ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए। बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे बुरा नहीं मानना बिट्टू सर, ऐसे मजाकिया ब्रेन के हैं, है ना। तो देखिए अभी हमने क्या बताया था, जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताया था। तो जाइलम क्या करती है, जाइलम फॉर जल, यानी ये जल से जो है जल का जो है परिवहन करती है, कहाँ तक पहुंचाती है, पत्ती को ना चाहिए जल,
तो पत्ती तक ये जल पहुंचाती है। किसके द्वारा? परासरण के द्वारा जो है ये पहुंचती है। आगे हम बताएंगे इसके बारे में कि क्या होता है, भित्ति सेल, गार्ड सेल वगैरह सब के बारे में बताएंगे। और ये जाइलम जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, जो जड़ से पत्तियां को फूड फैक्ट्री बोला जाता है, क्योंकि पत्तियों में खाना बनता है जी। है जहां पे जो चीज का उत्पादन हो उसी को तो फैक्ट्री बोलते हैं ना। तो पत्तियां को याद रखिएगा, फूड फैक्ट्री बोला जाता है। तो यानी पत्तियां तक पहुंचाती है। तो पहुंचाती है तो इसकी दिशा की अगर बात करेंगे तो इसकी दिशा जो होती है नीचे से ऊपर होती है। जाइलम की दिशा अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में तो आपको यह बताना है कि भैया जाइलम की दिशा तो जड़ से लेके पत्तियां तक ना होती है। तो आप देखें जड़ के अंदर कोनो पत्ती नहीं ना, तो ये जो है जड़ से पत्तियां का मतलब हुआ नीचे से ऊपर। और अगर इसकी कोशिका की बात करेंगे तो जाइलम की जो कोशिका होती है ये याद रखिएगा, ये मृत कोशिका होती है, यानी मरी हुई कोशिका होती है। अगर हम बात करें फ्लोएम की, ठीक है, तो अब यहां पे समझिए जो ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट जो हमारा बना है वो दो जगह यूज होता है। पहला जगह कि पौधा खुद करता है अपना ऊर्जा के लिए पौधा इसका उपयोग खुद करते हैं। और बात करें स्टार्च की, ठीक है, तो स्टार्च जो होते हैं यानी कि ये संचित ग्लूकोज यानी जो बच गया, ठीक है, इसका भी ये ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन करती है। यानी पत्तियां से ग्लूकोज बोलिए, स्टार्च बोलिए, उसको लेकर पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी यहां से ग्लूकोज उठाया, बोला ले रे फल, तुम भी ले ले, है ना। और इसकी अगर दिशा की बात करेंगे तो इसकी दिशा क्या होगी? सर्व दिशा। सर्व दिशा का मतलब चारों तरफ, कहीं भी जा सकता है। पत्ती ऊपर भी हो सकती है, फल इधर उधर भी हो सकते हैं, फूल तो यानी ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। तो यानी आप समझिए कि जिसकी दिशा दोनों तरफ हो तो हम उसकी कोशिका को क्या हम जीवित नहीं बोल सकते हैं। तो इसकी कोशिका जो होती है ये जीवित होती है। ये ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए मुझे ये बताना मैंने जरूरी समझा। तो चलिए अभी तक हम लोग इतना सीखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं ना कि इस पत्तियां की संरचना के बारे में जानेंगे कि ये पत्तियां को जब हम बड़ा करके देखते हैं तो कुछ इस तरह की दिखती है। सॉरी भैया, हमने आपका एक पत्ती तोड़ लिया है, ठीक है। तो इस पत्तियां को जब आप इस तरह से रखते हैं, देखिए इस तरह से जब इस पत्तियां को आप रखते हैं तो ये मोटा वाला जो दिख रहा है ये ना, ये जो मोटा वाला ये वाली जो भाग दिख रही है इसको बोला जाता है मोटी डंठल या पर्णवृत्त बोला जाता है, ठीक है। और ये जो देखिए कोनखी जो देख रहे हैं सबसे लास्ट में, इसको टिप बोला जाता है, यानी ये शीर्ष हो गया आपका, ठीक है। और ये वाला जो भाग दिख रहा है ये जिस पे मेरा मार्कर चल रहा है अभी ऊपर, इसको एज बोलते हैं, किनारा या मार्जिन या हाशिया बोलते हैं। और ये ऊपर और नीचे पृष्ठ है, तो फलक बोलिए, पृष्ठ बोलिए, यानी ये वाला भाग आपका जो है फलक हो गया। दो फलक होता है ना, एक ऊपर और एक आगे और एक पीछे, ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो मैंने दिखाया है ये वाला, ये मध्य सिरा है यानी मिड रिब। ये वाला जो दिख रहा है ये डंठल नहीं दिख रही है, ये देखिए मैं आपको कैमरा के आगे ले जाता हूँ। ये वाला जो डंठल दिख रही है पतला सा, उसके बीच वाले को बोलते हैं मध्य सिरा। और इसमें जो ये सिरा निकला हुआ है ये देखिए, ये वाला जो निकला हुआ है ये सब जो निकला हुआ, ढेर छोटी छोटी ढेर सारा होती है, उतनी तो मैं दिखाया भी नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा थोड़ी सी ड्राइंग जो है ना, और अब बहुत ही हाथ टाइट है यार ड्राइंग में, फिर भी बढ़िया बना लिए हैं मोटा मोटी, है ना। तो ये मध्यसिरा कहलाता है। अब हम लोग इस पत्तियां का ऑपरेशन करेंगे। अब हम लोग इसको जो है ना क्या करेंगे, काटेंगे, टिक 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 काट देंगे। तो जब काटने को बोलते हैं हम लोग अनुप्रस्थ काट, ठीक है। जब हम अनुप्रस्थ काट इसका करेंगे तो अब हम लोग लाएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सहारे चलिए अब देखते हैं कि पौधे की मतलब पौधे में जो पत्तियां होती है, तो पत्तियां के अंदर जब इसको लीजिए हम काट दिए तो ये जो दिख रहा है कितना पतला दिख रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ना। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पत्तियां की कुछ आंतरिक संरचना दिखेगी। चलिए उसके बारे में चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग पत्तियों की अनुप्रस्थ काट के आंतरिक संरचना, यानी अंदर में क्या क्या होता है। तो देखिए अंदर में कुछ खास चीज नहीं होती है। ये जो ऊपर में आपको देखिए ये पत्तियां दिख रही है ना, सबसे ऊपरी वाला भाग जो यानी फलक था हमारा, फलक जो बनी हुई है उसे हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिकल।
एक ये क्यूटिकल क्या करती है, देखिए किसी पौधे में 2 क्यूटिकल होते हैं, किसी पौधे में 1 क्यूटिकल होते हैं। अब कहिएगा सर ये क्यूटिकल क्या होता है, वो मुलायम मुलायम नहीं देखते हो जी, हैं, वो जो मुलायम मुलायम होता है। अब इसको देखो, ये पौधा है ना, ये पत्ता है ना, देखो आगे से कितना मुलायम है, आगे से बहुत मुलायम, और इधर से देखो। अब इसको मुलायम वाले को गाल पे लेता अच्छा फीलिंग होता है, इधर से लेंगे तो अभी खरोचे आ जाएगा इसमें। तो ये क्यूटिकल, ये मुलायम मुलायम जो होता है, क्या कहिए इसको, मतलब समझ लीजिए मखमल टाइप का होता है। ऊपर से पेक्चा का पत्ता आप देखे होंगे, कैंचू का पत्ता है, नागफनी का पत्ता, हालांकि कांटा को छोड़ दिया जाए तब देखिए कितना मुलायम होता है ना। वो किस चीज के लिए उत्तरदायी होता है, वो देखिए क्यूटिकल पत्तियों की रक्षा करता है। भाई क्या रक्षा करता है पत्तियों की, है क्या रक्षा करता है, तो देखिए क्या रक्षा करता है, और जल की ज्यादा क्षति नहीं होने देता है। देखिए पत्तियां में जो जल आता है, कितना मुश्किल से जड़ के द्वारा वो जल पत्तियां तक पहुंचा, और सूर्य देवता जब रहेंगे तो वाष्पीकरण होगा ना जी, यानी क्वथनांक से कम ताप पर यदि कोई जल गैस में बदलने लगे, यानी कोई द्रव गैस में बदलने लगे, तो यही प्रक्रिया हमारा वाष्पीकरण कहलाती है। तो ये वाष्पीकरण होगा कि नहीं होगा, तो ये वाष्पीकरण जो होगा ना, तो ये क्यूटिकल उसे रोक लेती है। तो ये कारण है कि किसी पौधे में 1 और किसी में 2 क्यों होती है। ये देखिए जैसे राजस्थान सब में मरुस्थल होता है, तो वहाँ पानी कम होता है, तो उसके जो पौधे होते हैं, जैसे नागफनी वगैरह का पौधा जो बालू पर उगता है, बालू पर उगने वाला अक्सर पौधा जहाँ पे पानी की कमी होती है, वो अक्सर क्या करते हैं ना, अपने अंदर अपने दोनों तरफ क्यूटिकल रखते हैं। तो क्यूटिकल दोनों तरफ रखने का क्या कारण है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी का जो है लॉस ना कर पाए। ठीक है, अक्सर आप आपके आस पड़ोस में जितने भी पौधे देखते होंगे, लगभग में हमको लगता है कि एक ही तरफ क्यूटिकल होता होगा, लेकिन नागफनी को गौर से देखिए, और जो एलोवेरा जो गाल में घसते हुए खुचुक खुचुक खुचुक, उसमें भी लेयर वाला होता है ना, ऊपर जो है मखमली टाइप का होता है, जिस कारण से वो पानी कम से कम लॉस करे और पानी उसमें अवेलेबल रहे। ठीक है, दूसरा चीज होता है ये एपिडर्मिस होता है, ऊपरी एपिडर्मिस और नीचे एपिडर्मिस। ये जो है ना, मतलब ये समझिए कि थर्मोकोल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो दाब के रखता है ना, वो दाब के क्या काहे रखता है। अब ये बताइए सर, अब ये बताइए कि ये जो मखमल टाइप का होता है, ये बोलता है तो सब कोशिका तुम दबल रहो इसके अंदर, हाँ, इसका कोई खास काम होता नहीं है, चलिए इसलिए नाम भी दे दिए। ये ऊपरी एपिडर्मिस हो गया, ये निचली हो गया, और ये सारा जो आपको दिख रहा है ये सभी कोशिका है। तो ये कोशिका का सारा काम हम बताए हैं। तो आप जानते हैं कि जो कोशिका होती है, पत्तियां में जो कोशिका होती है, उसको हम लोग मीजोफिल कोशिका बोलते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कोशिका भी कहते हैं। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि प्रकाश संश्लेषण कोशिका किसे कहा जाता है, तो मीजोफिल कोशिका को प्रकाश संश्लेषण कोशिका कहते हैं। तो समझिए, अब कोशिका का स्ट्रक्चर तो आप जानते हैं, चाहे कोई भी है, ये जंतु कोशिका अगर बनाए तो ये ऊपर वाला को जो है हम लोग प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, अंदर में कोशिका द्रव होता है और ये केंद्रक होता है, और एक एक्स्ट्रा चीज होता है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं, ये पौधे वाला सेल में होता है। ठीक है, पौधे वाला कोशिका यानी पादप कोशिका में होता थी, तो पादप कोशिका है ना, इसमें देखिए, यानी ऊपर वाला कोशिका भित्ति, तो ये तो होंगे ही, और इसके अंदर में जो एक ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको कोशिकांग बोलते हैं, कोशिकांग। कोशिकांग एक हमने ट्रिक भी दिया, कोशिका अंग को कैसे याद रखेंगे, माई गे नूनू के ना मरी गेले अब के ना रही लबेंगे, तो माई फॉर माइटोकॉन्ड्रिया जिसको ऊर्जा गृह बोलते हैं, गे फॉर गोल्जी अपैरेटस, ठीक है, माई गे नूनू न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, ठीक है, यानी केंद्रक और केंद्रिकाएं, ठीक है, माई गे नूनू के ना मरी गेले साइटोप्लाज्म, ठीक है, के ना मरी गेले। तो और उसमें और भी बहुत सारा चीज है, वो हम बताए हैं, आप हमारी वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छा ट्रिक दिए हैं, हाँ, क्योंकि याद नहीं रहता है बच्चे लोगों को, 9th क्लास में उतना तो पढ़ाई पे ध्यान देता नहीं है ना। तो संवहन मंडल होता है, जो कि संवहन मंडल में ही जाइलम और फ्लोएम अवेलेबल होते हैं। संवहन मंडल में ही क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिसके बारे में चर्चा कर दिए हैं। निचला वाला जो है फ्लोएम के लिए होता है, और ऊपर वाला जो ट्यूब होता है ये ऊपर वाला फ्लोएम के लिए और नीचे वाला जाइलम के लिए होता है। तो यानी संवहन मंडल एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। और उसमें एक और जो पिगमेंट होता है, एक और ऑर्गेनेल्स यानी कोशिकांग होता है, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इसकी चर्चा हमने पहले भी कर चुकी है। क्लोरोप्लास्ट कोशिका की वह कोशिकांग है जहां प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। यानी जो अभी जो प्रकाश संश्लेषण पे इतना बड़का बड़का लेक्चर मारे, तो वो कहां पे खत्म होती है, तो इस क्लोरोप्लास्ट में खत्म होती है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ये जो अंडा टाइप का बना हुआ है, उसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। आपको याद रखना है, एक क्लोरोप्लास्ट में 200 से 300 क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं।
जो कि लगभग इसकी साइज 2 माइक्रोन से 4 माइक्रोन या 6 माइक्रोन की होती है, पौधे पे डिपेंड करते हैं ना। बाकी केंद्रक के बारे में आप समझ रहे हैं, कोशिका द्रव के बारे में आप समझ ही रहे हैं। तो क्लोरोफिल क्या होता है? हरे रंग का एक रंजक है जो प्रकाश ऊर्जा को, याद रखिएगा, यानी कि प्रकाश से ही ना ऊर्जा लेता है और उसको C6H12O6 में बनाता है, यानी रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। और पत्तियां का रंग जो हरा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, की क्लोरोफिल के कारण पत्तियां का रंग हरा होता है। मैं एक बार और बता दूं आपको, जरूरी नहीं कि पत्तियां में प्रकाश संश्लेषण होगा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना देहों में कर लेते हैं, मतलब अपने शाखा में भी कर लेते हैं। तो हमने एक तो आखिरी चीज तो भूल ही गया था यार, ये रंध्र। रंध्र मतलब होता है छेद, छेद बोले तो छिद्र, भूर, हाँ, ये आपका रंध्र है। रंध्र का क्या काम है भाई? अब बताइए कि हमने जब ये इसके बारे में पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, हाँ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया ये भी चर्चा अभी बाद में करेंगे, ठीक है। कैसे लिया भाई? पर्यावरण से लिया ना, H2O तो जाने, यानी पानी हमारा जो जमीन से लिया वो जाइलम के द्वारा ले लिया, है ना। अब देखिए यहाँ सूर्य प्रकाश होता है, ये भी समझ रहे हैं हम, यहाँ क्लोरोफिल होता है, ये भी समझ रहे हैं। ग्लूकोज चलिए बन गया, हाँ, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ये जो दो गैस बना, ये गैस का तो आदान प्रदान होगा ना, यानी गैस का विनिमय होगा ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड इन करेगा पत्तियां में। अगर हम पत्तियां की एक संरचना बनाए तो चलिए ये हम पत्तियां बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इन करेगा और यहां से जो ऑक्सीजन के अणु बने थे, जल से टूटे थे, हमारा यहां से ऑक्सीजन आउट होगा। तो भैया ये आउट और इन होने के लिए जैसे हम लोगों का नाक में छेद बनाया गया है, और देखते हैं ना फेफड़ा से जुड़ा हुआ है, ये भी बताएंगे अगले चैप्टर में, मतलब रिस्पिरेशन में अगले वीडियो में बताएंगे जब श्वसन पढ़ाएंगे। तो अब बताइए भैया कि कोई तो पाइप लगी होगी ना, कोई छेद होगा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड उधर से घुसे और ऑक्सीजन बाहर निकल जाए, तो उसी को हम लोग रंध्र बोलते हैं। तो रंध्र जो है खुला हुआ भी होता है, बंद भी होता है। तो इसके बारे में आगे चलते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं हम लोग रंध्र के तरफ। तो रंध्र के बारे में आपको क्या बताया था? रंध्र के द्वारा ही हवा का आना जाना होता है, मतलब हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पत्ता के अंदर घुसते हैं और बाहर निकलते, तो छेदे द्वारा ना निकलेंगे। ये छेद बहुत कमाल का काम करता है भैया, इसमें जादू होता है। ही कभी कभी जो है ना, पौधा देखिए कितना तेज होता है, जब मन तब होता है बंद कर लेता है, जब मन तब हुआ इस छेद को खोल लेता है, ठीक है। तो रंध्र बंद भी होते हैं और रंध्र खुलते भी हैं। तो किस परिस्थिति में खुलते हैं? देखिए क्या होता है ना, ये जो है दो संरचना आपको बताए हैं, ये बंद रंध्र का बताएं, ये देखिए ये पूरा का पूरा बंद है और ये देखिए यहाँ पे खाली है। इसको समझाने के लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं ना, ये हाथ दिखाते हैं। ये देखिए अभी ये क्या है, अभी आपको दिख रहा होगा ये जो मेरा मुंह दिख रही है जिधर से, ये वाला जगह, ठीक है, ये वाला जगह भी खुला हुआ है। जब इसमें पूरा तरह से ये पानी भर जाएगा, पानी भर जाएगा इस तरह से, तो ये हमारा क्या होगा? बंद होगा, ठीक है। वही कहानी होता है कि सबसे पहले रंध्र क्या होता है? पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाला छिद्र, यानी पत्ती के सतह पर जितना भी छिद्र होता है वो आपका रंध्र कहलाया। और रंध्र का बंद होना या खुलना किसके द्वारा जो होता है? द्वार कोशिका के द्वारा होता है, गार्ड सेल के द्वारा होता है। आपको पता है ना, इसमें सेल वाल के साथ गार्ड सेल भी होती है जो इस सेल की रक्षा करती है, तो ये आपका गार्ड सेल के द्वारा होता है। अब रंध्र का खुलना और बंद होना ये कोई जादू के कारण नहीं होता है भैया, दिन में ये बंद हो जाता है। दिन में अक्सर बहुत सारा जो स्टोमाटा होता है, छिद्र होता है, ये बंद होता है। क्यों बंद होता है? देखिए द्वार कोशिका में क्या होता है, द्वार कोशिका एक जो है जगह है, तो इसमें क्या होता है, दिन में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस होता है, जब जब सूरज निकलेंगे, हाँ, सूरज दादा आएंगे और प्रकाश संश्लेषण करवाएंगे, ठीक है। स्टार्च के कारण जो है ये जल नीचे से ऊपर लेके जाता है, ठीक है। तो स्टार्च के कारण जो है जल जमा हो जाता है कहाँ पे? द्वार कोशिका में। यानी इस द्वार कोशिका में, ये जो द्वार कोशिका यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें जल भरना चालू हो जाता है। जल भरते 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 ये क्या हो जाता है? फूल जाता है ना। फूल जाने के बाद क्या होता है? इसका जो है छिद्र बहुत हद तक बंद हो जाती है, जिस कारण देखिए छेद खुला रहेगा तो अभी इससे जो है भाप भी निकलेगा, यानी ये जो जल किसी तरह मिट्टी से जो है जल बहुत मुश्किल से पहुंचाया जाइलम वहां तक, बड़ा परेशानी से पहुंचाता है भैया, पहुंचा तो दिया। अगर ये छेद खुला रहेगा ना तो सूर्य देवता सिर्फ जो देते नहीं है, वो ले भी लेते हैं ना, खून चूस लेते हैं, तो ये पानी इसका चूस लेते हैं। तो पानी को ज्यादा लॉस ना हो तो पौधा अपने होशियार होता है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया ना कि नागफनी का पौधा के दोनों तरफ क्यूटिकल होता है, दोनों तरफ मुलायम मुलायम होता है, जिस कारण से
कि जितने भी बलुई क्षेत्र में पाए जाने वाला पौधा होता है उसका क्षेत्र लगभग बंद ही रहता है, क्योंकि वो पानी को ज़्यादा दिन तक स्टोर कर पाए, क्योंकि उसे पानी मिलता नहीं है ना। तो दिन में बंद हो जाता है, तो मैंने आपको बताया। और किस कारण से बंद होता है? परासरण एक प्रक्रिया होती है। तो देखिए, परासरण यानी ऑस्मोसिस के बारे में सुने होंगे, किसी प्लाज्मा झिल्ली से होकर। प्लाज्मा झिल्ली आप जानते हैं, मतलब कि कोई भी, जैसे हमारे शरीर में भी होता है, ये कोशिका भित्ति से पहले प्लाज्मा झिल्ली होता है पादप कोशिका में। किसी प्लाज्मा झिल्ली से होकर पदार्थों का उच्च सांद्रण यानी हाई कंसंट्रेशन, बढ़िया बड़का जगह से, जैसे मान लीजिए ये पानी का टंकी है, ठीक है, ये एक पानी का टंकी यहाँ है और एक पानी का टंकी यहाँ है और एक पानी का टंकी यहाँ है। अब बताइए, अगर इसमें पानी भरा हुआ है तो पानी किधर जाएगा? नीचे की ओर जाएगा, यानी हाई से ये लो के तरफ जा रहा है। इसी को बोलते हैं उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण के तरफ जाना, ठीक है, उस स्थान की ओर जाना ही हमको परासरण कहलाता है। तो भैया क्या होता है ना कि पानी जब जमा होता है तो पानी, देखिए पानी जब आता है पत्तियां में तो धीरे धीरे गार्ड सेल में भरना चालू हो जाता है। भरना चालू हुआ भैया, तो भरना चालू हुआ तो ये क्या होगा? फूल जाएगा। फूल के आपको क्या हो जाएगा? ये गार्ड सेल को बंद, ये आपका जो है ना रंध्र को बंद कर देता है, यानी ये छेद को बंद कर देता है। जब पत्तियां फूलती है तो ये क्या करेंगे? वो रंध्र को बंद कर देंगे। रंध्र को बंद कर देंगे तो मतलब ज्यादातर उसमें से पानी का लॉस नहीं होगा और कम जो है गैस भी निकलेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि रात में ये खुल जाते हैं। बोलिए खुलेंगे क्यों? अरे दिन में जो है ना पेड़ पौधा क्या करते हैं? स्टार्च जमा करते हैं, ठीक है, दिन में खूब बनाते हैं। जब तक सूर्य भगवान रहेंगे तब तक ये जो है खाना बनाएंगे। अब ढेर खाना बन गया जिस कारण से पत्तियां में जो है जल और स्टार्च दोनों जमा हो गया है अभी तक। अब रात में क्या होता है? स्टार्च वहां से अलग होना चालू होता है, क्योंकि फ्लोएम तो एक काम करती है ना भैया। फ्लोएम क्या करती है? पूरे पौधे में जो है क्या पहुंचाने का काम करती है जी? वही ग्लूकोज और स्टार्च को पहुंचाने का काम करती है अलग अलग जगह पर, ठीक है। और भी उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, इस लाइन को भी मैं समझाऊंगा। और भी मेटाबॉलिज्म जो उसमें क्रियाएं होती है उसमें जो है उसका जो है स्टार्च और पानी खत्म हो जाता। पानी जैसे खत्म हुआ तो छेद इसका खुल गया, छेद खुला, फिर दोनों काम होना चालू होगा। तो रात में इसको सूर्य मिलेगा तब ना पानी का लॉस होगा। ये रात में अपना ये खोलता है, ठीक है। तो अब देखिए उपापचय क्या होते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म। ये प्रोसेस सभी जीव के अंदर होता है, यानी कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका से बने जीव, तो जीव तो कोशिका से ही बनते हैं। कोशिका के अंदर अथवा जीव के अंदर होने वाली समस्त जैविक रासायनिक अभिक्रिया। जैविक रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये हो गया यानी कि जितना भी, चाहे हम खाना खाने से लेकर पचाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, इवन हमारे अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसी प्रक्रिया को हम लोग उपापचय कहते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास भी किया। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो हमारे लाइव क्लास में भी आप आइए, ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे बच्चे के साथ ऑनलाइन वाला के लिए एकदम फ्री है, ठीक है। तो आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना नंबर छोड़ दीजिए, जरूर पढ़ाएंगे। और आगे की अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जंतुओं में पोषण कैसे होता है, फिर हम श्वसन के बारे में देखेंगे, फिर हम उसके बाद देखिए श्वसन तोषण सब कुछ इसमें कंप्लीट हो गया। श्वसन के बारे में देखेंगे, फिर उत्सर्जन के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।